हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित के रितेश भैया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि आज हम आपको जैव प्रक्रम का पूरा वन शॉट देने वाले हैं। वन शॉट का मतलब होता है चैप्टर को हम कम से कम समय में पूरा समराइज कर लें और वैसे समराइज करें, उस तरीके से करें कि हमारे एग्जाम के जो आने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो सारे कवर हो जाएं, कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट ना छूट पाए। ओके, तो आइए बिना समय गवाए हम अपने इस वन शॉट को तो देखिएगा। जैव प्रक्रम जैसा कि आपका चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम इसी चैप्टर के जो नाम है इसका मूल भाव समझते हैं और यदि मूल भाव समझ जाएंगे तो हम चैप्टर को 50% कवर कर लेंगे। 50% बहुत होता है ये परसेंटेज, मतलब आधे से ज़्यादा हम चैप्टर नाम से ही कवर कर लेंगे, मतलब जान जाएंगे कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? जीवन व्यापन करने के लिए, जैसा कि आप जीवन व्यापन कर रहे हैं, व्यापन का मतलब जीवन जी रहे हैं ना। हाँ, तो जीवन जीने के लिए आपके बॉडी में कुछ ऐसे सिस्टम चलते हैं, ऐसे तंत्र चलते हैं जो उनका चलना अति आवश्यक है। यदि वो नहीं चलेंगे तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो कौन कौन से हमारे जीवन व्यापन करने के लिए जैव प्रक्रम है, जैव तंत्र हैं, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। 4 ऐसे तंत्र हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तंत्र होते हैं जिनके बारे में आप अपर क्लास में जाएंगे, मतलब 11th या 12th में जाएंगे जब आप बायोलॉजी लेंगे। यदि लेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे, नहीं लेंगे तो यहीं तक सीमित रहेंगे। ओके, तो देखिए, जो हमारे बॉडी में तंत्र चलते हैं उनके नाम हम आपको लिख के या बोल कर बताते हैं, क्योंकि वन शॉट है तो लिखने में समय जाएगा। ठीक है, देखिए कौन कौन से ऐसे तंत्र हैं। पहला है पाचन तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद श्वसन तंत्र, ये तो अति आवश्यक है। यदि आप श्वसन नहीं करेंगे तो आप जब मतलब सांस ही नहीं लेंगे, आप एक बार या आप एक समय में कितने सेकंड या कितने मिनट तक सांस रोक सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या उससे ज़्यादा 1.5 मिनट, या बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 2 मिनट तक रोक सकते हैं। लेकिन आप अधिक समय के लिए सांस नहीं रोक सकते। यदि आप अधिक समय के लिए सांस रोकने का प्रयास करते हैं तो आपकी जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक सांस रोकना नहीं चाहिए और आपके जीवन के लिए सांस बहुत ज़रूरी है। और सांस लेना इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे होता है श्वसन, ठीक, ये अलग पार्ट है। उसके बाद होता है उत्सर्जन तंत्र, जो हम इसी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी नाम लिए, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और हृदय मतलब परिसंचरण तंत्र इसी चैप्टर में। इन 4 सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा कौन कौन से हैं, देखिए, जैसे हो गया आपका अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिकीय तंत्र और पेशीय तंत्र, ये सभी ऊतक तंत्र होते हैं। ऐसे बहुत सारे तंत्र होते हैं, ठीक, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे तंत्र काम करते हैं। जनन तंत्र हो गया, ये सभी चीज़ें हमारे बॉडी में काम करती हैं। तो किस टाइप से करती हैं ये आप तो अभी अपर लेवल में पढ़ेंगे, मतलब हायर क्लास में पढ़ेंगे। और अभी जो हमारे 10th लेवल में है वो हम आपको पढ़ाते हैं। तो देखिए, पोषण क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो जैव प्रक्रम है इसका जो मेन टॉपिक है पोषण। पहले हम पोषण के बारे में समझते हैं। देखिए, पोषण क्या है कि ऐसे जटिल कार्बनिक अणुओं को हम ऐसा तोड़ें कि उनसे हमें ऊर्जा मिले। और जटिल कार्बनिक अणु कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक, हमारी बातों के ध्यानपूर्वक समझिएगा। जटिल कार्बनिक अणु कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। हम थोड़ा लाइट्स ऑफ कर देते हैं ताकि आपको यहाँ चमक रहा है वो चमके ना। ठीक, तो देखिए, जटिल कार्बनिक अणु हमारे पास ग्लूकोज होता है। इसका फार्मूला होता है 6,6H12O6। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो हमारे पास O2 बनती है और जल बनता है, प्लस उसके बाद CO2 बनती है और जल बनता है। उसके बाद हमारे पास 38 ATP बनते हैं। ATP, ये जो 38 ATP बनते हैं ये क्या होते हैं? ये 38 ATP हमारे क्या होते हैं? ऐसे अणु होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक, ये तो आपने पढ़ा होगा कि ये ऊर्जा मुद्रा कहलाते हैं। 38 ATP हमें मिलते हैं तो ये हमें ऊर्जा देते हैं। तो जटिल कार्बनिक अणुओं को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना और उस ऊर्जा का प्रयोग हम अपने शरीर की वृद्धि के लिए और अपने मानसिक विकास के लिए यूज करें, और उसको ही हम बोलते हैं
पोषण मीन्स न्यूट्रिएंशन, ठीक, न्यूट्रिशन। उसके बाद हम जानते हैं कि पोषण किस टाइप से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं पोषण के, ठीक। तो देखिए पोषण दो टाइप का होता है, पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। तो स्वपोषी और परपोषी क्या होते हैं ये समझिए। देखिए स्वपोषी कौन से होते हैं, जो स्वयं का भोजन बना सकें। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक ये समझिए जो स्वयं का भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं। तो आप तुरंत बोलेंगे भैया 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 भैया, हाँ बोलिए भैया। भैया से आप क्या बोलेंगे, भैया से आप यही बोलेंगे हम भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या हम स्वपोषी हैं? नहीं, बनाने का मतलब ये नहीं है कि पकाना, आप अपना भोजन पकाते हैं ना कि बनाते हैं। तो बनाने का मतलब यहाँ पर कौन बनाएंगे, स्वयं का जो भोजन बनाते हैं वो केवल प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पेड़ों में पाया जाता है, हरे पादपों में पाया जाता है। तो ये क्षमता ओनली और ओनली पादपों में ही होती है, वो भी हरे पादपों में। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हरे पादप, क्या हो जाएगा, हरे पादप, ठीक। इतनी बात समझ आती है आप लोगों को, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर स्वपोषी समझ गए। अब यहीं पर अगर हम परपोषी कर दें, परपोषी, तो परपोषी का मतलब है जो अपना स्वयं भोजन ना बनाता है, स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, क्या लिख दें, नहीं बनाते हैं। और हरे पादप की जगह यहाँ पे लिख दें मनुष्य या मानव लिख सकते हैं, अन्य जीव, ये सभी आ जाएंगे हमारे परपोषी के उदाहरण में। ओके, इतनी बात समझ आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप इतना समझ पा रहे हैं तो मतलब आप इस चैप्टर को आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक, ये समझ गए। अब उसके बाद देखिए परपोषी को भी कई टाइपों में विभाजित किया गया है, जैसे प्राणी संभोजी, मृतजीवी, परजीवी। तो इनको मुजबानी बताते हैं, मतलब मुख से बताते हैं, मौखिक बताते हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए प्राणी संभोजी ऐसे जीव होते हैं जो जटिल कार्बनिक अणुओं को तोड़ करके अपनी ऊर्जा नहीं, उससे ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसको अपनी वृद्धि और विकास में यूज करते हैं। जैसा कि अभी पोषण की परिभाषा बताई वैसा ही होता है। इसमें हमारे मनुष्य आते हैं, शेर, चीता, ये सभी आते हैं। उसके बाद प्राणी संभोजी हो गया। फिर मृतजीवी ऐसे जीवी होते हैं जो मृत कार्बनिक अणुओं से, मृत मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी जो दूसरों के ऊपर रह के उनको बिना नुकसान पहुंचाए उन पर रह कर के भोजन प्राप्त करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, ठीक। मृतजीवी का उदाहरण हो जाएगा आपके पास मशरूम होता है, कुकुरमुत्ता जिसको आप बोलते हैं। और परजीवी का उदाहरण जैसे आपके बालों में जूं होते हैं, जूं, ठीक, वो होता है। और पेट में होता है, क्या होता है, पेट में लीवर फ्लूक, ठीक। तो ये होता है पेट वाला, कन्फर्म नहीं, आप कन्फर्म कर लीजिएगा। और परजीवी एक आपने सुना होगा जो पेड़ में होता है, पेड़ बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उसमें हरे हरे कलर के ऐसे ऐसे चढ़ जाते हैं, तो वो जो होता है उसको भी हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, परजीविता संबंध वो निभाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पोषण समाप्त होता है। और पोषण के बाद तुरंत हमारा जो टॉपिक है अमीबा में पोषण का है। तो अमीबा में पोषण कितने टाइप से होता है ये हम आपको डायग्राम से समझाएंगे, और डायग्राम से जब आप समझेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक। तो आइए देखते हैं अमीबा में पोषण। देखिए साथ बने रहिए, साथ बने रहेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण, तो अमीबा में पोषण बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए ये आपके पास अमीबा है, ठीक है, ये इसके कूटपाद हैं, क्या बोलते हैं, कूटपाद, ओके। ये जो निकले हैं, और इसके पास कोई भोजन आता है, ये हमारा क्या है, भोजन है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहां पर अमीबा देखा भोजन को, तो अगले स्टेप में क्या करेगा अमीबा, इस भोजन को अपने इन पूर्व पादों को ऐसे घुमाएगा या ऐसे उसको कैच करने के लिए ऐसे अपने हाथों को मोड़ लेता है, अपने कूट पादों को ऐसे
सेट कर लेता है कि वो जो भोजन है वो अंदर आ जाए। तो इसके बाद ये हमारा ये भोजन हो जाता है, इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होता है कि ये भोजन अंदर आ जाता है। अमीबा का साइज तो आपको पता ही होगा कि ये कोई निश्चित साइज होता नहीं इसका। और ये हमारा आ गया भोजन, क्या है, खाद्य पदार्थ या भोजन भी बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं अवशोषण। क्या बोलते हैं, अवशोषण। अवशोषित कर रहा है ना, तो अवशोषण इस प्रक्रिया को बोलेंगे। इसके बाद ये खाद्य रिक्ता यहाँ पर आएगा, खाद्य मतलब खाद्य पदार्थ, और यहाँ पर एक फॉल्स मतलब कूट तरीके से यहाँ पर क्या बनती है, खाद्य रिक्तिका बनती है, जिसमें इस भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनको अवशोषित किया जाता है और इसको बोलते हैं पुनः अवशोषण। उसके बाद यहाँ पे जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, उसको बाहर निष्कासित किया जाता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन। ठीक, ये इतने चरण होते हैं अमीबा में पोषण के। उसके बाद अब हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, मतलब पाचन तंत्र। जो हमारा ह्यूमन के लिए जो ह्यूमन में पाचन होता है, मतलब मानव पाचन तंत्र, तो ह्यूमन्स में कैसे पाचन होता है इसको हम अब समझाने वाले हैं। ध्यान पूर्वक आप समझिए और अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे विथ डायग्राम सहित। मतलब इंग्लिश भी और हिंदी भी दोनों साथ साथ, ऐसा तो नहीं चलने वाला है, चलता है कभी कभी। ठीक, तो देखिए मानव पाचन तंत्र क्या होता है। मानव पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अलग अलग अंगों से मिलकर के बना है। तंत्र और समझ ही रहे होंगे ना, पहले कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर के अंग बनते हैं और अंग से मिलकर अंग तंत्र बनते हैं। और यही अंग तंत्र हमारे क्या होते हैं, जैसे मानव पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग हैं, जैसे आपके पास ग्रास नाल, उसके बाद फूड पाइप जिसको बोलते हैं, ओके। फिर उसके बाद आपके पास आमाशय हो गया और लीवर हो गया, यकृत हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं, छोटी आंत हो गया, ग्रहणी हो गई। ये सारी हमारी चीज़ें होती हैं किसमें, पाचन तंत्र में। तो इतनी बात जब आपको समझ आती है तो ये सभी मिलकर के, ये सारे अंग मिलकर के हमारे बनाते हैं आहार नाल। आहार नाल क्या होती है, इसमें भोजन जब हम खाते हैं और जब तक वह बाहर नहीं निकल जाता है, जिसमें भोजन रहता है, जिस नाल में रहता है, उसी नाल को हम आहार नाल कहते हैं। और यह आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 9 मीटर होती है। 1 मीटर कुछ इतना होता है, आप यदि कैमरे में विजुअल है तो इतना होता है 1 मीटर। तो इतना तो एक है, इसका 9 गुना, मतलब 9 मीटर तक हमारे शरीर में आहार नाल रखी हुई है। उस आहार नाल को हम आपको डायग्राम बना के भी दिखाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, इतनी बात जब आपको समझ आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लेवल डायग्राम एक बनाते हैं और उसी में आपको सारी चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने जैसा कि देख रखा है कि हमने डायग्राम बना दिया है। डायग्राम हमने अपने हाथों से बनाया है, बड़ी मेहनत से, लगभग इसको 2 मिनट लगे हैं बनाने में। अब लेबल कैसे करेंगे ये हम आपके सामने ही करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक आपको पता है कि जब हमारा भोजन हम अपने मुख में डालते हैं तो क्या क्या होता है। मुख की चीज़ें हम आपको यहीं पर बताते हैं, वो भी मौखिक, क्योंकि 1 शॉट रिवीजन है तो समय लगेगा। ठीक, 1 शॉट भी हो सकता है, अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो हम इसको हाफ मतलब पार्ट 1 और हाफ पार्ट 2 इस तरीके से डिवाइड करके आपको देंगे। तो देखिए यहाँ पर मुख में क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या घटित होती हैं घटनाएं, वो हम आपको मुज़बानी बताते हैं। तो देखिए मुख में जब हम अपने भोजन को ले जाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो भोजन होता है जैसे ही मुख में जाता है तो भोजन में उपस्थित जो बाह्य बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं उनको मारने का काम हमारे जो लार होती है, सैलाइवरी ग्लैंड्स, ये एक्टिव हो जाती हैं और ये लार का फॉर्मेशन करने लगती हैं। जब लार का निर्माण हो जाता है तो उसी लार में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। ये एग्जाम में आता है, क्या बताया अभी हमने, टाइलिन एंजाइम। ये सारी मुख्य की बातें बता रहे हैं, टाइलिन एंजाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक, मुख में जो लार होती है उसमें पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा होगा। ठीक,
और जो बाहर से आए हुए बाह्य बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको ये मारता है। उसके बाद ये ऐसे लुगदी नुमा उस भोजन को जब हम कचरते हैं, कचरने का मतलब जब हम उसको ऐसे कचलते हैं तो लुगदी नुमा हमारा भोजन बन जाता है। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अब चिपचिपा भोजन बन जाता है, मतलब निगलने में आसानी हो ऐसा भोजन हमारे लार बना देता है। तब जब हम निगलते हैं तो उससे पहले हमारा जो मुख में पाचन होने लगता है, मतलब मुख से ही हमारा पाचन होने लगता है और मुख में 30% पाचन लगभग हो जाता है। अब जब मुख से हमारा जाता है क्या भोजन, ये भोजन जाता है मुख से, ये हम लिख देते हैं, ये क्या है, मुख। ठीक, मुख की बातें समझा दी हमने। अब मुख से जाएगा यहाँ पर भोजन कहाँ पे, ग्रास नाल में। ओके, यहाँ पर हमारा भोजन ग्रास नाल में जाएगा। ठीक, तो ग्रास नाल में कोई भी पाचन नहीं होता है, बल्कि ग्रास नाल में कुछ इस तरीके से गति चलती है। कौन सी वह गति होती है, इस गति को बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रमानुकुंचन गति ऐसे कुछ होता है। ठीक, क्रमाकुंचन गति। तो यह गति इस फूड पाइप या ग्रास नाल में चलती है। उसके बाद क्या होता है, भोजन हमारे आमाशय में आता है। इसको क्या बोलते हैं, आमाशय। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं, हम सीधे नाम लिख रहे हैं आमाशय। ओह सो सॉरी, आपको तो ये दिख नहीं रहा होगा ना क्योंकि लाइट्स ऑन थी। कोई बात नहीं, अभी विजुअल है ना। हाँ, तो आमाशय इसको बोलते हैं आमाशय। ओके, फिर से समझाते हैं। मुख यह हो गया, फिर क्रमाकुंचन गति हमारे फूड पाइप में होती है, उसके बाद हमारा भोजन आता है आमाशय में। ठीक, अब आमाशय में क्या क्या होता है वो समझिए। आमाशय में जैसे ही भोजन आता है तो यहाँ पर उपस्थित जो श्लेष्मा होता है, ठीक, यहाँ पर जो लेयर होती है आमाशय की, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये आमाशय है। ठीक, इस आमाशय के इन भित्तियों में, इन दीवारों में लेयर लगी होती है। कौन सी लेयर होती है, वो श्लेष्मा की लेयर होती है। कैसी लेयर होती है, श्लेष्मा की। अब ये श्लेष्मा की लेयर क्यों होती है ये समझिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हमारे पेट में या हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। एसिड जब पाया जा रहा तो एसिड की सुरक्षा करने के लिए, मतलब एसिड की सुरक्षा नहीं करनी है, एसिड से हमारे आमाशय की जब सुरक्षा होगी तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा, ये श्लेष्मा करेगा। ठीक, और यहाँ पर उपस्थित होती हैं जठर ग्रंथियाँ। तो जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, स्रावित होने लगता है, और इन सभी से HCl, जठर ग्रंथियों से निकला हुआ जठर रस, इन सब से भोजन जब मिलता है तो भोजन का यहाँ पर टूटना शुरू हो जाता है और पाचन शुरू हो जाता है। फिर यहाँ से जब भोजन इस नली में आता है, इसको बोलते हैं ग्रसिका। क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं, शायद बोलते हैं ग्रहणी। तो इसको बोलते हैं हम ग्रहणी। ओके, तो ग्रहणी का जब आपसे आकार पूछ लिया जाए तो C आकार की हमारी ग्रहणी होती है, और जब आमाशय का आकार पूछ लिया जाए तो आपका J आकार का आमाशय होता है। अंग्रेजी का J आकार और C आकार हमारा ग्रहणी। इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ पर जब हमारी ग्रहणी में क्या क्या होता है, यहाँ पर ही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती हैं, ये जो हमने बना रखा है इसको बोलते हैं यकृत। यकृत यानी लीवर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। ठीक, अब लीवर में क्या होता है, लीवर में पित्त रस बनता है, पित्ताशय होता है, यहाँ पर पित्ताशय होता है, और पित्ताशय में पित्त रस बनता है। पित्त रस इस नली के माध्यम से, नली कौन सी है, ये वाली नली, ध्यान पूर्वक यदि आपको दिखाई दे रहा है तो यह नली यहाँ पर ये खुल रही है, ये देखिए, ये आ रही है, ये ऐसे आ रही है लीवर से ये नली, और इस तरीके से आकर यहाँ पर खुल रही है, मतलब इस ग्रहणी में खुल रही है। और ये क्या बनाया है हमने, ये बनाया है अग्नाशय। तो अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस, मतलब इसको बोलते हैं पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है, और लीवर से जो निकलता है पित्त रस, बाइल जूस जिसको बोलते हैं, ये दोनों मिक्स होते हैं
और यहाँ पर जो गृहिणी में भोजन आया हुआ है इसको पाचित करते हैं, इसका पाचन करते हैं। और जो गृहिणी में भोजन आता है उसको बोलते हैं काइम। ठीक, क्या बोलते हैं? काइम। अब यहाँ से हमारा जो भोजन है छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंतों में हमारे पास जो छोटी आंतरिक रस होते हैं, छोटी आंतरिक रस होते हैं, वहाँ पर आंतरिक ग्रंथियाँ होती है, वहाँ से भी पाचन होता है। यहाँ पर भोजन का ऐसा पाचन होता है, मतलब उससे न्यूट्रिएंट्स पोषण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ऐसे सभी जो पाचन पोषक तत्व हैं उनका यहाँ से अवशोषण किया जाता है। और जब यहाँ पर अवशोषण हो जाता है तो उसके बाद भोजन हमारे पास इसमें पहुँच जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये लिख दो पहले, छोटी आंत। छोटी आंत को और बोलते हैं क्षुद्रांत। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। ये भी याद रख लीजिएगा। और इसके बाद भोजन हमारा बड़ी आंत में आता है। ये क्या बना रखी है? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को हम बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर अलग है। देखिए, बड़ी आंत का डायमीटर इस तरीके से है और छोटी आंत का डायमीटर इस तरीके से है। बल्कि लंबाई में यदि हम बात करें तो छोटी आंत ज़्यादा लंबी होती है और बड़ी आंत कम लंबी होती है। यहाँ पे डायमीटर का खेल है, इसलिए हमने छोटी को छोटी बोला है और बड़ी को बड़ी बोला है। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब यहाँ पर बड़ी आंत में क्या होता है? अवशोषण होता है। किसका? जल का। जब जल का अवशोषण इस रास्ते से होता है और होता रहता है और यहाँ पर आकर हमारा भोजन इकट्ठा हो जाता है, इसको बोलते हैं हम मलाशय। ये हमारा गुदाद्वार या मलाशय बोल सकते हैं। और इसको बोल दीजिए गुदाद्वार। और ये हमारा होता है अपेंडिक्स। ठीक, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है। यह जब हमारे पूर्वज होते थे वो घास वास खाते थे तो घास को पचाने में ये अपेंडिक्स हेल्प करता है। ये इतनी बात यदि आपको समझ आती है तो आपने पाचन तंत्र में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सभी कवर कर लिए हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आपको बताते हैं इसके आगे की कहानी। ओके, जब आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम अब आगे वाली जो बात है उसको यहाँ पर डिस्कस करते। तो देखिए, हमने पाचन तंत्र का इम्पोर्टेंट पॉइंट सभी कवर कर लिए हैं। पाचन तंत्र के बाद अब हम जानेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र दो टाइप से होता है। अब आप कैसे सोच रहे होंगे श्वसन तंत्र दो टाइप से होता है? देखिए, श्वसन तंत्र दो टाइप से होता है। पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन और दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। और इन दोनों में अंतर कई बार बोर्ड पेपर में आ चुका है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक, क्या है ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, इनको समझाते हैं। देखिए, ऑक्सी श्वसन तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और अनॉक्सी श्वसन में उपलब्ध नहीं होगी। हम एक बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी और अनॉक्सी। ठीक, ऑक्सी और अनॉक्सी के बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए, ऑक्सी श्वसन में O2 मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। इसका क्या सिंबल होता है? इसका मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक, ओके। और O2 इसमें अनुपस्थित होती है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन बना करके आप ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पर O2 अनुपस्थित होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो पहला चरण ये हो गया। दूसरा क्या होता है यदि हम अंतर बताएं तो ऑक्सी श्वसन में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में ताकत होती है, मजबूती हमारा शरीर प्रदान करता है। तो मतलब यहाँ पर पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। ठीक, मतलब पूर्ण रूप से यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक, थोड़ा हैंडराइटिंग पे आप न ध्यान दे करके पॉइंट्स पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वह क्या होता है? CO2 होता है और जल होता है। अंतिम उत्पाद CO2 व जल होता है और इसका अंतिम उत्पाद एथिल अल्कोहल व CO2 होता है। इससे हमको ऊर्जा अधिक मिलती है, तभी तो हम मजबूत होते हैं।
और इससे हमको ऊर्जा कम मिलती है, तभी तो हम कमज़ोर होते हैं। ऐसे मत समझिए, ठीक। तो हम बताते हैं इसका कहाँ पे यूज होता है और इसका कहाँ पे यूज होता है। इसका तो हम डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं, इसका कभी कभी, ठीक। देखिए चौथा, इससे हमको 38 ATP मिलते हैं और इससे हमको मिलता है 2 ATP। जितनी अधिक ATP उतनी अधिक ऊर्जा, जितनी कम ATP उतनी कम ऊर्जा, ठीक। ये जब आप लोगों को बात समझ आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये अधिकतर सभी जीवों में होता है, और ये बहुत ही कुछ ऐसे गिने चुने प्राणी हैं उनमें होता है। देखिए ये होता तो हम लोगों में भी है। जब हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं, खूब तेज रन करते हैं, भैया आपके रन कर रहे हैं, तो जब हम दौड़ते हैं तो हमारे पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। तो उन क्रैम्प्स का कारण यही है क्योंकि इसमें हमारा लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल के चलते हमारे जो पैरों में क्रैम्प्स आते हैं, ये भी आप पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। अगला जो पॉइंट है कि यहाँ पर ये कुछ सूक्ष्म जीवियों में होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। कौन से जीव है? जैसे आपके पास ईस्ट है, तो ईस्ट एक कोश की जीव होता है, तो उसमें ये होता है। देखिए इसका एक बाकायदा एक फ्लोचार्ट है, उसको हम बताते हैं, और वो जो फ्लोचार्ट है वहाँ से आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहाँ से इतने बार क्वेश्चन आया है बोर्ड में, इतने बार आया है कि आप पिछले ईयर्स के जब आप क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बार आया है। यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो अभी मैं इस क्वेश्चन को लीक कर दे रहा हूँ, ठीक। लीक का मतलब है मैं आपको इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, और इस फ्लोचार्ट को जब आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में इस फ्लोचार्ट से एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिए कौन सा वो फ्लोचार्ट है और क्या है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर वो फ्लोचार्ट हमने बना दिया है, और इस फ्लोचार्ट में केवल छोटा सा है, लेकिन देखने में जो छोटा है तो वही बड़ा धमाका करता है। इसलिए छोटा को छोटा ना समझकर उसको ध्यानपूर्वक यदि हम समझें तो हम बड़ा भी धमाका कर सकते हैं। कौन? हम। ओके ओके ओके। तो देखिए हम इस फ्लोचार्ट को अब एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन युक्त ग्लूकोज होता है, जिसमें हमारे पास 6 कार्बन होते हैं। ये क्या लिखा है? 6 कार्बन होते हैं। अब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं और इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक। ग्लूकोज का टूटना ही हमें ऑक्सीकरण कहलाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जुड़ती है इससे, तो यहाँ पर ग्लूकोज जब टूटता है तो इसको ही बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक। तो अब जब ग्लूकोज टूटता है तो किस तरीके से टूटता है ये आप समझिएगा। ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन, और ये सब जब टूटता है तो पहले टूटता है पायरुविक एसिड में, जिसमें हमारे पास 3 कार्बन होते हैं। इसका सूत्र भी होता है, लेकिन 10th के जो सिलेबस है उसमें यहाँ पर सूत्र नहीं है। फिर उसके बाद ये पायरुविक एसिड 3 चरणों में टूटता है। कौन कौन से चरण है? ध्यानपूर्वक समझिए, यही चरण तो इम्पोर्टेंट है। क्या है? यदि ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा पहली स्थिति, और यह कहाँ पर होगा? ईस्ट में होगा। कहाँ होगा? ईस्ट में, ठीक। ईस्ट क्या होता है? एक कोश की कवक होता है, ठीक है। ये समझिए जिसका हम उपयोग शराब बनाने में करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बना है ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, और हम बायो में भी बता देते हैं। इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, जिसको बोलते हैं शराब, सिंपल भाषा में बोलते हैं। तो एथिल अल्कोहल ये हमारे पास बनता है, उसके साथ में ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस ऊर्जा बहुत कम बनती है। ये जो तीर लगा है कम वाला लगा है, डाउन, इसलिए हमारे पास यहाँ पर इस प्रोसेस में ऊर्जा कम बनती है और एथिल अल्कोहल बनता है। कौन बनाता है? ईस्ट बनाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो ईस्ट में ही पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ईस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो सेकेंड स्थिति है ये हमारे पास है। ये क्या है? यहाँ पर भी O2 अब्सेंट होगा, मतलब अनुपस्थित होगा। यहाँ पर क्या है? लैक्टिक अम्ल और 2 ATP बनते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो हमारे जो पैरों में क्रैम्प्स आते हैं तो इसी के चलते आते हैं, क्योंकि ये लैक्टिक अम्ल हमारे पैरों में जमा होने लगता है।
तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से ही हमारे पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। और पैरों का मतलब यहाँ से ये है कि ये क्रिया हमारे मांसपेशियों में होती है। सिंपल बात है, बस आपको टॉपिक समझना है। और हम इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं तब भी न समझे तो अच्छी बात नहीं है। अगले जो हमारा है O2 के प्रेजेंट में क्या क्या होने वाला है, जो तीसरी स्थिति है ये है O2 के प्रेजेंट में। तो तीसरा क्या है O2 के प्रेजेंट में। O2 के प्रेजेंट का मतलब है O2 जब यहाँ पे उपस्थित होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और 38 ATP बनते हैं। 38 ATP बनेंगे और जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो हमें O2 जब मिलेगी तो हमारे अंदर ऊर्जा भी आएगी। इसीलिए बोलते हैं कि हमें ऑक्सीजन लेना आवश्यक होता है। इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा अधिक मिलती है और हमें ऊर्जा अधिक लेनी ही है, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने हैं। कौन कौन से काम करने हैं, अभी जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि ये क्या पढ़ा रहे हैं तो आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कैसी गलती कर रहे हैं कि आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, साथ में अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यदि आप आए हैं तो ध्यानपूर्वक जो हम समझाए हैं उसे समझिए, ना कि इधर उधर ध्यान लगाइए। आप ऐसे बैठे हुए हैं किसी और के ख्यालों में कि आज उसने क्या किया होगा, आज उसने कौन से कपड़े पहने होंगे, आज उसने क्या खाया होगा। ये सब यदि आप सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप यदि उसी को ही सोचते रहेंगे तो आप अपने बोर्ड के बारे में कब सोचेंगे। अभी तो सोच लो, अभी तो समय है। और यदि अभी से आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, ज्ञान तो चलता रहता है, बीच बीच में ज्ञान भी देना जरूरी है। आप लोगों को जगाना, नींद में आ जाते हैं ना आप लोग, तो नींद से जगाना है हमारा काम। और आ रही है आपकी परीक्षा, तो इसलिए अब छोड़ना होगा आप सभी को जल्द से जल्द आराम। ठीक, तो आराम छोड़ दीजिए और अपने बेहतरीन वाले काम पर लग जाइए। चलिए देखिए, ये तो समझ गए कि 38 ATP हमको चाहिए क्योंकि हमें अधिक काम करना है। ठीक, कौन कौन से काम करना है, काम तो अभी गिना ही दिया है। तो ये जो हमने टॉपिक बताया ये कहाँ पर होता है ये भी समझ लीजिए। ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रक्रिया होती है। ये याद रखिएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, मतलब कोशिका ग्रह बोलते हैं। तो इसलिए ऊर्जा ग्रह बोलते हैं ना। तो ऊर्जा ग्रह इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको ऊर्जा अधिक मिलती है। और एक बात यहाँ से याद रखिएगा कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कहाँ पर बनता है, तो ये बनता है कोशिका द्रव्य में, मतलब साइटोप्लाज्म में। तो इसको हम एक बार इरेज करते हैं, देखिए यहीं पर लिख देते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक, तो साइटोप्लाज्म में ये इंग्लिश का वर्ड है और इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक, ये इतनी बात जब आपको समझ आती है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है ये बात, क्योंकि यह बात हमने लिखी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, यदि आपको नहीं समझ आया है तो दोबारा से आप यहाँ पर वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, यहाँ पर श्वसन का एक डायग्राम बनाते हैं, उसको समझाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे जो हमारा है मानव परिसंचरण तंत्र, उसके बारे में क्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया है श्वसन तंत्र का। कुछ ऐसा डायग्राम हमने आपके सामने बनाया है। क्या है कि यह डायग्राम में हम आपको यही समझाएंगे सबसे पहले कि हमारे जब हम सांस लेते हैं तो अपने नाक से लेते हैं, तो ये नाक है। हम मुंह से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ तक चढ़ा देते हैं कि हम नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुंह से भी सांस ले सकते हैं। अब हम जब नाक से सांस लेते हैं तो जब हम बाहर की वायु को देखते हैं तो वायु में बहुत सारे ऐसे कण हैं जो हमारे शरीर में जब जाएंगे अंदर तो नुकसान कर सकते हैं। तो उन कणों को रोकने के लिए हमारे जो नाक में एक ऐसा द्रव्य पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। तो वह म्यूकस ऐसे हमारे नाकों में उपस्थित होता है, मतलब ऐसे छोटे छोटे छिद्र बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो बाहरी ऐसे कणों को रोकते हैं और म्यूकस का एंजाइम मतलब म्यूकस बनाते हैं, चिपचिपा पदार्थ। तो हम उसको निकालते भी रहते हैं साथ साथ। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप,
अरे यार, जब जो सिलेबस में है और जो पढ़ना है उसके बारे में ऐसी बातें तो करनी पड़ेंगी, और जब करनी पड़ेंगी, जब मतलब हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ जानकारी के लिए दिया होगा कि ये हम जो निकालते हैं क्यों निकालते हैं। तो वही तो बता रहे हैं कि गंदा जो हमारे पास जो वायु में कण होते हैं वो चिपक जाते हैं, और उन चिपके हुए कणों को हम साफ करते रहते हैं। इसको बोलते हैं हम यहाँ पर साफ करने वाली विधि, नाक को साफ करने वाली विधि। ओके, इसके बाद हम वायु को लेते हैं तो हमारी नाक से जाती हुई वायु आगे जाती है, जिसको हम बोलते हैं नासा छिद्र। इसको क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। ये नासा द्वार भी बोल सकते हैं, नासा द्वार बोलते हैं। ओके, नासा द्वार ये हमारा मुख भी हो जाता है, मुख से भी हम सांस ले सकते हैं और नाक से भी ले सकते हैं, तो दोनों तरीके से हम सांस ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो आता है इसको बोलते हैं श्वास नाल। क्या बोलते हैं? श्वास नाल। अब यहाँ से वायु हमारी चलती है, कहाँ चलती है? इन दो लंग्स में जाती है। लंग्स ये क्या है? फेफड़े हैं। अब देखिए ये जो हमने गोल गोल इस टाइप से बना रखे हैं, ये बना नहीं रखे, ये क्या है? ये उपास्थि के छल्ले होते हैं। उपास्थि क्या होती है? देखिए, ऐसी अस्थि जिसे हम दबाएं तो वह पुनः अपने स्टेट में आ जाए। जैसे हम अपनी नाक को ऐसे दबा दिए और जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। उसके बाद ये जो हम कान को ऐसे खींचते हैं तो इस कान को जैसे हम छोड़ते हैं तो वो यह पुनः अपना अवस्था ले लेता है। मतलब ऐसा उपास्थि यही होती है जिसको हम दबाएं तो अपनी अवस्था तुरंत ले ले। तो जैसे हमारा जब कोई गला दबता है तो गला जब दाबता है तो बहुत देर तक दाब देते हैं, और यदि हम दाबे ही रहेंगे तो हमारे अगर ये उपास्थि की ना बनी हो तो ये क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा और वायु अंदर नहीं जा पाएगी, मतलब फेफड़ों तक नहीं जा पाएगी। जब फेफड़ों तक नहीं जा पाएगी तो वायु यहाँ पर हम सांस नहीं ले पाएंगे। ये बात है, मुख्यतः यही बात है। उसके बाद ये कैसे होते हैं? सी आकार के होते हैं, अर्धपूरित होते हैं, कुछ इस टाइप से। ये इनका आकार भी पूछ लिया जाता है, तो इस टाइप से ये छल्ले लगे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वायु आती है यहाँ पर। ये क्या होते हैं? इनको बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनी, इनको क्या बोलते हैं? श्वसनी। और श्वसनी यहाँ पर विभक्त हो जाती है श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं में जो गोल गोल अंगूर जैसे लगे हुए ये, तो इनको क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं, कूपिका। यहीं पर गैसों का विनिमय होता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। क्या हमने बाहर से लिया ऑक्सीजन और हमारे ऊतकों से आ रही है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के चेंज हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पुनः निष्कासित कर दी जाती है। इस तरीके से हमारी ये कूपिका वाला टॉपिक याद रखिएगा। ठीक, तो इनको क्या बोलते हैं? कूपिका। अब हम एक बार लेवल डायग्राम बना देते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं श्वसनी, प्लस इसको बोल देते हैं श्वसनिका, और इनको बोल देते हैं कूपिका, और ये हमारा है डायाफ्राम। डायाफ्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह गुंबदानुमा संरचना होती है। यह सांस लेने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। यदि ये ना हो तो हम इतनी जल्दी जब सांस लेते हैं, आराम से सांस लेते हैं, तो ये हमें सांस लेने में, मतलब इन फेफड़ों को ऊपर ले जाने में और नीचे लाने में मदद करता है। क्या? डायाफ्राम। इतनी बात समझ आती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, यहाँ पर हमने श्वसन वाला टॉपिक भी कवर कर लिया है। श्वसन वाले टॉपिक में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो आती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो पार्ट 1 है, वन शॉट जो वीडियो है वो लॉन्ग हो जाएगी। लॉन्ग का मतलब समझ रहे हैं, लंबी हो जाएगी, और जब लंबी हो जाएगी तो वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। वो हमारे लिए, आप भी नहीं देखेंगे, आपका भी मन नहीं लगेगा। इसलिए आपके भैया ने सोचा है कि अब आगे जो टॉपिक्स, 2 टॉपिक बचे हैं, बस चैप्टर समाप्त है। 2 टॉपिक को हम कैसे कराएंगे, आगे जो पार्ट 2 बनाएंगे उसमें कराएंगे। ठीक है,
आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो जब आप इसका स्क्रीनशॉट लिए हैं तो आपने सभी के स्क्रीनशॉट लिए होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट जब आपने लिए हैं तो उनको आप कॉपी में नोट कीजिएगा और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिएगा, ठीक। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं, ठीक। क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो आ चुके हैं, पहला एग्ज़ाम आपको 22 फरवरी का देना है और हिंदी का देना है। तो इसके बाद अब हम क्या सोच रहे हैं कि हिंदी की वीडियो आपके लिए लाएं, या हिंदी की नहीं लाते हैं तो हिंदी की ही लाते हैं, ठीक है। हिंदी ज़रूरी है क्योंकि हिंदी में, क्योंकि आपको यदि टॉपर बनना है तो सभी विषयों में आपको अव्वल होना पड़ेगा, ठीक। इसलिए आपको हिंदी पढ़ना होगा। तो चलिए हम आपसे जल्दी मिलते हैं हिंदी की क्लास में या किसी और सब्जेक्ट की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, ठीक है। और आपको हमारा जो पढ़ाने का अंदाज है वो कैसे लग रहा है, कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि इसमें हम और भी कोई चेंजेस करना हो, यदि हमको इसमें और भी कोई चेंजेस करना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम उस तरीके से अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आपको आज की इस क्लास में बताई गई एक एक चीज़ समझ आई होगी। तो अब हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट।